हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक चीज को अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। पहला इसका समझेंगे, फर्स्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे इसमें हम इसके लेवल ऑफ टीचिंग। थर्ड पढ़ेंगे इसके मेथड, इसकी विधि। फोर्थ पढ़ेंगे इसके मॉडल ऑफ टीचिंग। उसके बाद फिफ्थ पढ़ेंगे हम अफेक्टिव ऑफ टीचिंग उसके बाद सिक्स्थ पढ़ेंगे हम इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। ये बेसिक जो हम 6 पॉइंट है इसको समझते हैं। ठीक है, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है दोस्तों? टीचिंग क्या है? मान लीजिए आपके क्लास में स्टूडेंट भी उपलब्ध हैं, टीचर उपलब्ध हैं। जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई टॉपिक पे कम्युनिकेट नहीं होगा, उस पर टीचर अगर बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, तब तक टीचिंग क्या हो सकता है? नहीं। इसलिए टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, पहला टॉपिक होना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए? एक टॉपिक हो, उस टॉपिक पे क्या किया जाए? कम्युनिकेट किया जाए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या किया जाए? कम्युनिकेशन किया जाए। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप किया जाए, संचार किया जाए। क्वेश्चन और आंसर होना चाहिए। किसके बीच में? टीचर प्लस स्टूडेंट के बीच में। जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक टीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं कहलाता। ठीक है, तो टीचिंग का मतलब है कम्युनिकेशन होना, किसी टॉपिक पे बात होना, कोई क्वेश्चन और आंसर होना, प्लस जो स्टूडेंट का गोल है, गोल जो उसका लक्ष्य है, उस पर क्या होना चाहिए? उसको पूरा किया जाना चाहिए, उसको बताया जाना चाहिए कि एक टॉपिक है। अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरा क्या है? गोल है, ये लक्ष्य है, और इस पर मैं क्या कर रहा हूँ? कम्युनिकेट कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। किसको? स्टूडेंट को। तब ये क्या कहलाता है? टीचिंग कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? दूसरा पढ़ेंगे हम लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? अब टीचिंग का कितना लेवल है, तो देखा जाए यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो टीचिंग का लेवल जो है 3 है दोस्तों। कौन कौन सा? फर्स्ट इसका है आपका मेमोरी लेवल। ठीक है। दूसरा इसमें आपका है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और थर्ड इसका आपका है रिफ्लेक्टिंग लेवल। ठीक है, इसके 3 लेवल में इसको डिवाइड किया गया है: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछता है। मेमोरी लेवल के जो कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसको भी पूछेगा। अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसको भी पूछेगा। और रिफ्लेक्टिव लेवल के कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसको भी पूछता है। तो चलिए बात करते हैं मेमोरी लेवल के जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था हर्बर्ट।
हर बर्ड, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल को किसने दिया था? तो मॉरिसन, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल के कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हंट, यहां लिख देते दोस्तों हंट, ठीक है। देखिए अब मेमोरी लेवल की पहले बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं और रिफ्लेक्टिंग लेवल, इन तीनों लेवल में क्या क्या। मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट दिए थे हर्बर्ट ने। इन्होंने क्या कहा कि जब छोटे बच्चों को हम टेबल रटाते हैं, आप देखते हैं छोटे बच्चों को टेबल रटाया जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो जो हम बच्चों को टेबल रटाते हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों क्या करते हैं, उसके दिमाग में डाटा फीड कराते हैं, तो उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल। दूसरा होता है जब बच्चा, आप देखते हैं 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th पहुंच जाता है, तो उसमें एक समझ आ जाती है, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, अब बच्चा किसी टॉपिक को लिख भी लेता है और पढ़ लेता है, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मॉरिसन ने, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स होता है जब आप कोई सिचुएशन हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, क्वेश्चन ऐसा है कि आप खुद से उसका आंसर ढूंढते हैं। जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, मास्टर डिग्री कर लेता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। तो वहाँ आप जैसे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, खुद से आंसर कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना, एनालिसिस करते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हंट ने। तो ये दोस्तों पूछता है काफी लेवल ऑफ टीचिंग का। आज इसमें वही टॉपिक बात होगा जहां से क्वेश्चन आता है। अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है दोस्तों, जिसको मेथड्स बोलते हैं, कहीं मेथड कहते हैं। अब इसके मेथड जो बेसिक 4 मेथड है, कौन कौन? पहला है ऑफलाइन मेथड, एम फॉर मेथड। सेकेंड आपका रहेगा ऑनलाइन मेथड, ठीक है। उसके बाद आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। उसके बाद आपका लर्नर सेंटर मेथड, ठीक है। तो इसके 4 मेथड है दोस्तों, ऑफलाइन, ऑनलाइन, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। इसको समझते हैं। ऑफलाइन मेथड्स क्या होता है, जब टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस क्लास चलता हो, उसको बोलते हैं ऑफलाइन मेथड्स। ऑफलाइन मेथड्स में टीचर के पास क्या क्या वस्तुएं होती हैं, किसके माध्यम से पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में उसके पास चाहे व्हाइट बोर्ड होता है, मार्कर होता है, या पुराने समय में और जाएंगे तो चाक होता था और ब्लैक बोर्ड होता था, ठीक है। और नोट्स होते थे, टेबल होता था और एक डस्टर होता था। ये सारी चीजें मिलाकर के बनते थे आपका ऑफलाइन मेथड। सिर्फ पूछता ऑफलाइन का मतलब, अगर आप बिग प्रैक्टिकल सोचो तो ऑफलाइन में क्या होता था, टीचर और स्टूडेंट होते थे, फेस टू फेस क्लास चलती थी, बस। ऑनलाइन मेथड्स क्या हो गया, जैसे आज के समय में, आज के प्रेजेंट टाइम में देखिए तो सारा चीज़ें जैसे आपका प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, मोबाइल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है ना, इसको बोलते हैं आपका ऑनलाइन मेथड, ठीक है। तो ये जो आपका ऑनलाइन मेथड्स में क्या क्या जुड़ा है, आपका मोबाइल, लैपटॉप, जितने आपके डिजिटल प्रोजेक्ट हैं, सारी चीज़ें किससे जुड़े हैं, ऑनलाइन से। तो ऑनलाइन में एक दो कॉन्सेप्ट को और समझना दोस्तों। गवर्नमेंट ने 2017 में एक टॉपिक लाया है, जिसको एक दिया है, बच्चों को फ्री घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, जिनके घर में अगर टीवी वगैरह लगा, जो DTH कनेक्शन होता है, DTH, ये जिनके घरों में कनेक्शन, इस पे चैनल जो होती है 36 चैनल ऐसे हैं जिसमें कम से कम 24 आवर्स हमेशा प्रोग्राम चलते हैं क्लास के लिए, जैसे NCERT जो वगैरह जो किताबें हैं उसको पढ़ाया जाता है। तो उसको बोलते हैं, जो प्रोग्राम है उसका नाम है स्वयं और स्वयं प्रभा। क्या नाम है? स्वयं
स्वयं एंड स्वयं प्रभा, ये इसके बेसिक बनाया गया था, स्वयं प्रभा, ठीक है। और इसी में जोड़ा गया था मॉक्स, MOOCS, इसको बोलते हैं से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये करके चला था आपका, तो ये आपका ऑनलाइन होता है। थर्ड अब पढ़ेंगे हम टीचर सेंटर मेथड। टीचर सेंटर मेथड में क्या होता है, जब क्लास में टीचर की महत्व ज़्यादा हो, अगर क्लास में बच्चे क्लास में बैठे हैं, अगर टीचर ही ना उपलब्ध हो तो क्या क्लास हो सकती है? नहीं। यहाँ पर महत्व किसकी है? टीचर की, तो उसको बोलेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। दूसरा, उसी टॉपिक को बदल दो, जब क्लास में अगर टीचर उपलब्ध है लेकिन स्टूडेंट ही क्लास में ना हो तो किसको पढ़ाएगा टीचर? तो महत्व किसकी बन जाएगी? लर्नर सेंटर्ड मेथड। बस यही समझना है। अब यहाँ पूछेगा टीचर का क्या योगदान होना चाहिए, कैरेक्टर क्या होना चाहिए, लर्नर का क्या कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर उसके चरित्र, उसके जीवन। देखिए, टीचर का उद्देश्य क्या होता है? अपने टॉपिक के प्रति अच्छा जानकार होना, जो एग्जाम में बच्चों को पूछा जा रहा वही टॉपिक बताना, टॉपिक को एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताना, बोर्ड पे उसको समझाते हुए बताना, ये टीचर का उद्देश्य होता है, टीचर का कैरेक्टर होता है। लर्नर का क्या कैरेक्टर इसमें आता है? लर्नर वो होता है जो सीखने के लिए कम से कम अपने टाइम पे पंचुअल हो, टीचर का रिस्पेक्ट करे, जो टीचर होमवर्क दे रहा है उसको घर पे प्रैक्टिस करे, उसको करना चाहिए, और टीचर से क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, अर्थात प्रश्न और उत्तर का जवाब सवाल होना भी चाहिए। कौन कर सकता है? लर्नर। तो बस ये आपका था मेथड्स। अब इसमें पूछता है, अगला आता टॉपिक मॉडल ऑफ टीचिंग। देखिए दोस्तों, मॉडल ऑफ टीचिंग में क्या होता है? मॉडल ऑफ टीचिंग, आज पुराना मॉडल, आज नया मॉडल में देखिए काफ़ी चीज़ें चेंज हो गया है। अब देखते होंगे पहले जो मॉडल था टीचिंग का, इसके पहले दो दिया गया जाता था, पेडागोजी, एंड्रागोजी। आज एक नया जुड़ गया हेटागोजी। तो तीन इसके मॉडल हैं दोस्तों, एक पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी। पेडागोजी, यहाँ पर मैं इसको मिटा के लिखता हूँ दोस्तों, पेडागोजी क्या होता है और एंड्रागोजी और हेटागोजी, इसको समझते हैं। पेडागोजी मीन्स होता था पेडागोजी में, पेडागोजी बोलते इसको, गोजी। पेडागोजी में क्या होता है, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों, टीचर हमेशा स्टूडेंट के साथ ही रहेगा। क्यों? कि उसको भी बच्चे को कई चीज़ें गाइड करना है, उसको बताना है, समझाना है। जैसे अगर क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक का जो बच्चा है, तो यहाँ टीचर क्या करेगा? सेंटर्ड ही होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसको बोलेंगे पेडागोजी। जब बच्चा 9 से लेकर 12 तक में आ जाता है तो यहाँ समझिए थोड़ा सा टीचर सेंटर्ड महत्व तो कम हो जाता है, बट यहाँ भी रहेगा, तो इसको बोलेंगे एंड्रागोजी, एंड्रागोजी, ठीक है, एंड्रागोजी। तो पेडागोजी क्लास 1 से 5, अर्थात यहाँ हमेशा टीचर की ही महत्व है। और जैसे क्लास 9 से 12 तक के बच्चे देखते होंगे, थोड़ा सा बड़े हो जाते बच्चे, समझ में अच्छी खासी समझ हो जाती है, चीज़ों को बारीकी तरीके से पकड़ लेते, लिख लेते, समझ लेते हैं, तो वहाँ टीचर से गाइड करेगा, थोड़ा बहुत बताता है, इसको बोलते हैं एंड्रागोजी। तीसरा हमने जो बात किया आपका हेटागोजी, हेटागोजी। अब हेटागोजी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब स्टूडेंट खुद से सवाल बनाएगा, खुद से प्रश्न क्रिएट करेगा, खुद से उसको आंसर निकालेगा, एक प्रकार से रिसर्च टॉपिक, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं आप, ये हेटागोजी क्या हो गया, यहाँ स्टूडेंट अर्थात लर्नर स्वयं में ही सब कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ टीचर की आवश्यकता उसको नहीं है, नाम मात्र कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है ना। तो देखा जाए, आप जब एग्जाम देने जाते होंगे लिखित रूप में, या कोई भी कंपटीशन की एग्जाम तैयारी करते हैं, तो आप खुद से पता करते हैं हमें क्या नोट्स पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना, कैसे प्रैक्टिस करना है, तो ये आपका आ जाता है हेटागोजी। फिर से बताते हैं, पेडागोजी में कि हमेशा टीचर स्टूडेंट के साथ हो रहता है, क्लास 1 से क्लास 5 तक के जैसे बच्चों को देखिए। एंड्रागोजी में क्या होता है, जब बच्चा क्लास 9th में या 12th में होता है,
इसको अगर जोड़ना है दोस्तों बल्कि 8 तक जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेके 8 तक देखिए तो टीचर साथ में। 9 से 12 में क्या हो जाता है, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वहाँ बच्चा लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, अब टीचर की इतनी महत्व तो नहीं है, मगर थोड़ा बहुत गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हैटागोजी में क्या होता है, जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, जैसे बीए कर लिया, तो अब बीए जब कर लिया तो उसको अब पता है कि हमें क्या पढ़ना है, अपनी लाइफ अपने करियर में क्या सब्जेक्ट चूज करना है, किस टॉपिक पे हमें डिबेट करना, क्या पढ़ना क्या नहीं करना, ये है आपका हो जाता है हैटागोजी। तो ये आपका था मॉडल ऑफ टीचिंग। अब पढ़ते हैं अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अफेक्टिव ऑफ टीचिंग मीन्स क्या होता है, जब क्लास में अगर टीचर और स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो क्या क्लास अफेक्टिव होगा, नहीं होगा। तो क्लास में स्टूडेंट का भी होना जरूरी है और टीचर को भी होना बहुत जरूरी है, तभी आपका क्लास क्या होता है, अफेक्टिव कहलाती है। बस यही बात है और इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ लेता कभी काल, क्या अगर क्लास में टीचर उपलब्ध है और स्टूडेंट नहीं उपलब्ध है क्या ये अफेक्टिव कहलाएगा, तो सीधी सी बात नहीं हो सकता। और फिर दे देगा, अगर क्लास में टीचर और स्टूडेंट दोनों उपलब्ध हैं तो क्या ये टीचिंग अफेक्टिव कहलाएगी, जी हाँ, तभी तो भाई क्लास अफेक्टिव होगा, तभी तो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होगा स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ये आपको हो जाता है अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। उसके बाद पढ़ते हैं इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग मीन्स क्या होता है, जब हम बच्चों को पढ़ा देते हैं तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं, परसेंटेज के बेस पे, ग्रेड के बेस पे, तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं। अब मूल्यांकन कैसे करेंगे, एक होता है आफ्टर टीचिंग, एक होता है बिफोर टीचिंग, एक होता है ड्यूरिंग टीचिंग। इसको 3 भागों में बांटा गया है। सुनिए, आफ्टर टीचिंग, जब बच्चे को हम जैसे क्लास दिया, क्लास में उसको पढ़ाया, किसी टॉपिक को समझाया, तो बाद में हम उसको टेस्ट लेते हैं। जब पहले इसको नहीं पढ़ाया गया था तो क्या इसका लेवल था, अब पढ़ाने के बाद हमने इसको टेस्ट लिया, अब इसका क्या लेवल है, कितना परसेंटेज इसने इंक्रीमेंट किया, कितना सीखा, कितना ये इंक्रीज किया, इसका माइंड कितना कॉग्निटिव तरीके से इंक्रीज किया, थिंकिंग प्रोसेस कितना बढ़ा। ठीक है। दूसरा इसमें जो होता है बिफोर टीचिंग, पढ़ाने से पहले इसका कैलकुलेशन करना, अभी इस बच्चे क्या लेवल है। और एक होता है ड्यूरिंग टीचर, पढ़ाते वक्त बीच बीच में कोई क्वेश्चन पूछते रहना। ये देखते होंगे क्लास में जब टीचर कभी काल पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे तो पूछ रहे बताइए मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रिफ्लेक्टिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था। अगर बच्चे को लगेगा कि क्लास में कितना वो इंगेज है, कितना क्लास से जुड़ा हुआ है, अगर फटाफट आंसर दे रहा तो टीचर को लगेगा इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक हो रहा, अच्छा हो रहा है। ये होता है ड्यूरिंग ऑफ इवेल्युएशन। तो आपका इवेल्युएशन जो होता है एक ड्यूरिंग पे बेस पे होता है, आफ्टर होता है और बिफोर होता है। ठीक है। और उसके बाद जब बच्चे को हम आफ्टर में चेक करते हैं, परसेंटेज देते हैं, ग्रेड देते हैं, ग्रेड +1 है ना, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, किस ग्रेड में बच्चा कहाँ पर अपने आप को स्टे कर रहा है। ठीक है। बस उसके बाद पूरा आपका टीचिंग चैप्टर क्लोज होता है। एक और लास्ट इसमें होता है रीटीचिंग कॉन्सेप्ट होता है। रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि अभी टीचर ने टीच किया, फिर उसका इवेल्युएशन करेगा, अगर ठीक उसका रेफरेंस नहीं आया तो फिर से वहाँ टीचर क्या है पढ़ाना शुरू करेगा, फिर उसका इवेल्युएशन करेगा। इसको बोलते हैं रीटीचिंग, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। और एक और बता देते हैं लास्ट में दोस्तों, ब्लॉम टेस्टोनॉमी एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उसको बता देते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एक टीचिंग आपका चैप्टर क्लोज हो जाता है, ज़्यादा इसमें है नहीं। उसके बाद आप क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस करिए। ब्लॉम टेस्टोनॉमी एक टॉपिक है, ब्लॉम टेस्टोनॉमी। दोस्तों इन्होंने डिवाइड किया है कि बच्चे को अगर हम पढ़ाते हैं तो उसका 3 बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है डेवलप होना। इन्होंने 3 चीज़ में क्या, इसी चीज़ को गांधी जी भी बोले थे और एक फॉर जो ब्लॉम टेस्टोनॉमी इन्होंने भी कहा था, क्या 3H कॉन्सेप्ट दिया था
आप जाइएगा सिलेबस में मिलेगा। 3H कॉन्सेप्ट में क्या होता था, 1H मीन्स होता आपका, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक व्यक्ति है ऐसे समझिए, 1H का मतलब आपका हेड हो गया सिर, और एक H का मतलब आपका हैंड मतलब हाथ, और एक H का मतलब आपका हो गया हार्ट, या हमने इसे दिल बना दिया, समझ जाइएगा। जब बच्चे का ब्रेन एक्टिव होता है, दिमाग एक्टिव होता है, तो उसको बोलते हैं हेड। अब इसमें हेड में क्या, क्योंकि उसका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, उसकी मेमोरी लेवल अच्छी होनी चाहिए, उसमें सोचने समझने की ताकत होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, समाज में रहेगा तो समाज में किस तरीके व्यवहार करेगा, तो ये आपका होता है हेड, मतलब सिर की बात। दूसरा एच की बात करता है, हेड मतलब हाथ। अब बच्चा पढ़ तो लिया, लेकिन एक वर्किंग बेस भी होना चाहिए, कुछ काम धंधा करते होना चाहिए, बेरोजगार ना हो, तो उसमें कुछ एक कार्य होना चाहिए, किसी भी फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड में हो, टीचिंग की फील्ड में हो, या पॉलिटिशियन फील्ड में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो, मतलब उसको रोजगार से जोड़ा गया है। थर्ड है, अगर बच्चे का दिमाग डेवलप हो गया, रोजी रोटी के योग हो गया, तो कम से कम उसमें इमोशनल होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए, हृदय के अंदर कम से कम एक इमोशनल लगाव बच्चों में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है, अच्छे खासे आपके पास पैसे हो गए, अच्छे आपके पास दिमाग है, लेकिन आप अंदर से इमोशनल नहीं है, तो हमारे समाज के लिए थोड़ा बेहतर नहीं होगा। इसलिए ये भी जरूरी है। कॉन्सेप्ट पूछता है कि 3H कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ब्लॉम टेस्ट नोमी ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार पूछता है। और एक और बोलते हैं, होता प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का क्या सिद्धांत होता है, शिक्षण का क्या क्या सिद्धांत होता है, तो टीचर के क्या सिद्धांत होना चाहिए, अपने टाइम पे पंचुअल हो, उसका जो वेल ऑफ एजुकेशन है, जो टॉपिक है उसमें अच्छा निपुण हो, अच्छा सहज हो, और उसमें धैर्यपूर्ण हो, है ना, ऐसा नहीं अग्रेसिव माइंड से बच्चों को पढ़ा रहा हो, एक कूल माइंड होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, बहुत कुछ तरीका होना चाहिए टीचर के अंदर। तो दोस्तों आज हमने सारी ये जो बातें किया है, फिर से एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, उसके बाद टॉपिक ही समाप्त करता हूँ। पहले हमने बात किया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब है जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में किसी गोल या टॉपिक के प्रति कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो टीचिंग कॉन्सेप्ट नहीं कहलाता। तो टीचिंग कॉन्सेप्ट तभी कहलाएगा जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो, कम्युनिकेशन हो। जो गोल है, अगर बच्चे का गोल है कि उसको नेट क्वालिफाई कराना है, तो नेट क्वालिफाई गोल होना चाहिए। उसमें टीचर बच्चों के प्रति क्या होना चाहिए, एक ऐसा लगाव हो कि बच्चों को हर एक नोट, जो भी टॉपिक अच्छे से समझाए और बच्चा पढ़ करके एग्जाम दे के पास हो जाए। दूसरा हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग को हमने 3 भागों में बांटा है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो हर्बर्ट ने। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मॉरिसन ने। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हंट ने। हमने 3 लोग के बारे में बात किया कि क्लास 1 से क्लास 9 तक देखा जाए, या क्लास 5 तक के बच्चों को देखते हैं, तो मेमोरी जो बच्चों को हम टेबल रटाते हैं, सिर्फ रटाते हैं, अभी तक राइटिंग नहीं, रटाते रहते हैं। जब बच्चा के दिमाग में डाटा आ जाता है, अच्छे खासे समझ लेता है, आप देखते होंगे घर में बच्चे से पूछते हैं कि बेटा बताइए, बी फॉर, तो बोलेगा पापा बॉल, फिर पूछे सी फॉर, तो बोलेगा पापा कैट। तो आप बच्चों क्या कर रहे हैं, रटाते हैं, तो उसको मेमोरी लेवल बोलते हैं। और जब बच्चा 9th या 12th क्लास में है, तो बच्चा किसी टॉपिक पे बात करता है, कोई छोटी छोटी स्टोरी होता है, अपने माता पिता के साथ शेयर करता है, या उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बात करता है। उस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, मॉरिसन ने। तो लेवल में हमने 3 बात कर लिया, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिंग। फिर पढ़ा हमने मेथड्स। मेथड इसके 4 होते हैं, टीचर सेंटर मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, ऑनलाइन मेथड्स और ऑफलाइन मेथड्स, जिसमें 4 मेथड्स हो गए। टीचर सेंटर का मतलब है जब टीचर का महत्व ज़्यादा है, अगर क्लास में स्टूडेंट उपलब्ध है और टीचर ही ना हो, तो महत्व किसकी ज़्यादा है, टीचर। तो सेंटर कौन होगा, टीचर होगा। जैसे मान लीजिए एक क्लास में जो चला रहा हूँ, अगर मेरे पास कैमरा ना होगा, तो महत्व किसकी है, कैमरा है। मैं किस पे भाई वीडियो अपलोड करूँ, कैसे बनाऊँगा,
तो जिसके बिना क्लास ही ना अपलोड चल ना सके, जिसके वजह से हमारा वीडियो ही ना बन सके, तो महत्व किसका होगा? कैमरा का। ठीक वैसे ही अगर क्लास में स्टूडेंट तो उपलब्ध हैं और टीचर ही ना हो, तो महत्व किसकी है? टीचर की। इसलिए बोला गया टीचर सेंटर्ड मेथड। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अपोजिट कर दीजिए, टीचर क्लास में उपलब्ध है और सुनने वाला ना हो, पढ़ने वाला ना हो, विद्यार्थी ना क्लास में उपलब्ध हो, तो महत्व किसकी है? लर्नर की, अर्थात स्टूडेंट की। फिर हम उसी में दूसरा मेथड बात किया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन मेथड्स में क्या होता है, जो आजकल विजुअल चीज़ें हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से, लैपटॉप के मोबाइल के माध्यम से जितने डिजिटल आजकल प्रोजेक्ट चीज़ें हैं, ये सब आपका हो गया ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन में कुछ गवर्नमेंट ने 2 ऐसे टॉपिक हैं जो स्वयं प्रभा करके 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। जिनके घर पे DTH करके कनेक्शन, जो बच्चे जिनके घर पे है, तो बैठ के भी घर पे और पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन, जिसमें टीचर और स्टूडेंट बिटवीन जो भी क्लास होता है, फेस टू फेस चलता है, उसको बोलते हैं ऑफलाइन। ये मेथड्स हो गए। फिर हमने पढ़ा था मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग हमने 3 भागों में बांटा, पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेडागोजी। पेडागोजी मीन्स क्या होता है, जब क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चे के साथ टीचर हमेशा उपलब्ध होता है, तो उसको बोलते हैं पेडागोजी। एंड्रागोजी क्या होता है, जब 9th क्लास से 12th तक के देखते होंगे बच्चे में, तो अब वहाँ टीचर क्या है कि बच्चे के साथ हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा, कि कभी जैसे कोई टॉपिक दे दिया, आप तैयारी करो, इसको लिखो, पढ़ो, तो अब कौन काम कर रहा है? स्टूडेंट का सारा काम कर रहा है। ये आपका हो जाएगा थोड़ा सा एंड्रागोजी, वहाँ से थोड़ा सा गैप होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ठीक है। हेटागोजी क्या हो जाता है, थर्ड जो हमने बात किया था, हेटागोजी आता है थर्ड आपका, जिसमें अब यहाँ पर टीचर की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट खुद ही से अगर कोई एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करता है, चाहे बैंक हो, PO हो, UGC नेट हो, UPSC हो, SSC हो, PCS है, यानी कोई कंपटीशन की एग्जाम जो बच्चा तैयारी स्वयं करता है, अब वहाँ किसी गुरु या टीचर की आवश्यकता नहीं, वो खुद ही सो रट्टा मारेगा, पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा। ये क्या हो जाता है आपका? हेटागोजी। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग अफेक्टिव कब होता है? टीचिंग का अफेक्टिव होने की सबसे बड़ी बात है, सही बात है, अगर मान लीजिए क्लास में टीचर और स्टूडेंट नहीं उपलब्ध होंगे, तो टीचिंग अफेक्टिव हो ही नहीं सकता, प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए क्लास में टीचर और स्टूडेंट को होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा इवैल्यूएशन ऑफ मूल्यांकन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करना। जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, है ना, तो उसका मूल्यांकन करते हैं, बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। इसके लिए क्या 3 बेस बनाते हैं, एक होता आफ्टर टीचिंग, एक होता ड्यूरिंग टीचिंग, एक होता बिफोर टीचिंग। बिफोर टीचिंग मतलब पढ़ाने से पहले हम चेक करते हैं। आप देखते होंगे किसी बच्चे को हम पहले पूछेंगे, जैसे आजकल देखिए जो UPSC कोचिंगें चलती हैं या UGC नेट की कोचिंग चलती हैं, आप जाइए तो पहले टीचर क्या करेगा, हर एक बच्चे से उनके बारे में पूछेगा, आप कहाँ से हो, कैसे हो, अच्छा ठीक है, आपका लेवल क्या एजुकेशन का है। तो मन में क्या करता है, वो कैलकुलेशन करता है कि बच्चे का लेवल किस तरीके का है। ठीक है। वो प्रेजेंटेशन से ही वो गेस लगा, क्योंकि वो 10 साल 15 साल का टीचर को पढ़ाने का अनुभव होता है। तो वो होता है बिफोर टीचिंग, पढ़ाने से पहले जो बच्चों में क्या कर लेता हूँ, वैल्यूएशन कर लेता, मूल्यांकन कर लेना। एक होता है ड्यूरिंग टीचिंग, जब पढ़ाने लग गया तो टीचर बीच बीच में कोई क्वेश्चन पुटअप करता है और उस क्वेश्चन का अगर आंसर मिलता है तो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। एक होता है पढ़ाने के बाद जब बच्चों का टेस्ट लिया जाता है कि अब बच्चों का क्या लेवल है, जब मैंने पढ़ाया नहीं था, अब पढ़ाने के बाद अब चेक कर रहा हूँ क्या बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, इसको बोलते हैं आफ्टर टीचिंग। ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा और बात किया ब्लूम टेक्सोनोमी का, इसको 3H कॉन्सेप्ट दिया है कि बोला गया जरूरी नहीं है जीवन में कि आप बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों को अगर पढ़ाया है तो 3 चीज़ें बहुत डेवलप होना जरूरी है। एक तो उसका दिमाग, भाई पढ़ लिख लेना चाहिए, अच्छा गलत का उसकी पहचान होनी चाहिए, क्या सही है लाइफ में, क्या गलत है, हमारे जीवन को उद्देश्य क्या है, क्या अपने हम लक्ष्य के प्रति सही चल रहे कि नहीं, उसमें उसका दिमाग में कम से कम इतना सोचने समझने की ताकत होनी चाहिए। दूसरा है हैंड, मतलब आपका भुजा हाथ है, आप कम से कम पढ़ने के बाद एक ऐसे व्यक्ति बनो कि कोई रोजी रोटी के योग हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। पैरों खड़े होने का मतलब तो बचपन से खड़े हो जाते हैं, पैरों का मतलब है अपना जीवन यापन करने के 2 वक्त की रोटी कमा सके।
फिर उसके बाद बोला गया कि चलो आपका दिमाग भी अच्छा हो गया, आप पास रोजी रोटी का कोई आप बिजनेस कर लिए, टीचिंग कर लिए, कोई किसी फील्ड में मोटा महीन जो भी काम कर रहे हैं। प्लस सब कहता है कि आपके साथ इमोशनल बहुत जरूरी है, जो कि आपका हार्ट, हृदय भी कम से कम अंदर से इमोशनल होना बहुत जरूरी है। जब आप तीन चीजें आपके साथ अच्छे हैं तो आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छे बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, आप अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ये सारी चीजें बताना जरूरी है कि ये सब कुछ हमारे बिग प्रैक्टिकल जो लाइफ में घटती हैं, सारी चीजें यही है दोस्तों। तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कल मिलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक के साथ।